Here I'll discuss with you the quantum concept of electromagnetic radiations. And quantum concept of electromagnetic radiation ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो पार्टिकल नेचर की भी होती हैं और किसी भी ईएम वेव के पार्टिकल को हम फोटोन बोलते हैं। एक फ़ोटोन एक्चुअली है क्या कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो एनर्जी है उस एनर्जी को अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड करते हैं। एक पैकेट ऑफ एनर्जी का नाम है वन फोटोन या फिर हम उसे वन क्वांटा भी बोलते हैं। वन क्वांटा मीन्स पैकेट ऑफ एनर्जी एंड अनदर नेम फॉर दैट पैकेट ऑफ एनर्जी इज़ फोटोन। और एक फोटोन की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। एक फोटोन की एनर्जी को हम इक्वेशन 2.6 की हेल्प से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हेयर ई रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ फोटोन, एच इज़ प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। The value of Planck's constant is fixed 6.6 into 10 raised to the power minus 34 joule second। एक फोटोन एक पर्टिकुलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटोन्स पॉसिबल है। तो अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है so we will use the formula NH nu, where N means number of photons and H nu represents the energy of a single photon। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जितने भी नंबर ऑफ फोटोन्स हैं सभी की एनर्जी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ सेम होता है, एम्पलीट्यूड सेम होता है। मीन्स जैसे अगर हमने वाटर लिया है तो वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे आइडेंटिकल्स होंगे, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसकी क्वांटिटी को बताएंगे। द सिमिलर कंसेप्ट इज हेयर, ऑल द फोटोन्स ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर सेम बट देयर टोटल नंबर रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो कंसेप्ट है फोटोन का इसको एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बेसिकली क्या है कि हम फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे बनती हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट होता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हेल्प से क्या हम चार्ज पार्टिकल बना सकते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में डिस्कस किया गया है। तो हम कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं वो एक्सप्लेन किया है फिगर 2.9 में। और इस फिगर में हमने यहाँ क्या शो किया है कि आपके पास कोई भी एक मेटल सरफेस है, आप उस मेटल सरफेस पे जब भी कोई लाइट फॉल कराते हो, वो लाइट सनलाइट हो सकती है, किसी बल्ब की लाइट हो सकती है, किसी भी लैंप की लाइट हो सकती है, या आप लेज़र लाइट यूज़ कर सकते हो। मीन्स आपने कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स लिया, उस सोर्स से जो भी रेडिएशंस एमिट होती हैं उन रेडिएशंस को आपने एक मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कराया। अब उस रेडिएशन में जितने भी फोटोन्स हैं वो फोटोन्स अपनी एनर्जी मेटल को देंगे। मेटल उस एनर्जी की हेल्प से अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो बाहर निकालना स्टार्ट करेगा क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या वो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे? इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ एक एमीटर लगाया और वो जितने भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी मूव करें ताकि एमीटर में रीडिंग आए, क्योंकि हमें पता है एमीटर रीड करता है इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट बनता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए हमने यहाँ एक बैटरी यूज़ की है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ डिटेक्टर के पास है और नेगेटिव टर्मिनल है मेटल सरफेस के पास।
तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से निकलेंगे वो सभी यहाँ एमीटर से होते हुए इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे और हमें करंट की रीडिंग मिलेगी। मीन्स कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट बनाया है। द नेम photoelectric effect means with the help of photon we will generate electric current। लेकिन इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं कि कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसकी दो ही मेन कंडीशन होती है। एक तो ये कि हम जो भी मेटल सरफेस यूज़ करते हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्डिनरी लाइट आपने उसके ऊपर डाली तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स हमें एक पर्टिकुलर एनर्जी की ही लाइट उस मेटल सरफेस पे फॉल करानी होगी, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। दैट वर्क फंक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल फाई। जो एनर्जी उस फोटोन की होगी वो होगी एच न्यू नोट। न्यू नोट रिप्रेजेंट्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी उस फोटोन के पास होनी चाहिए ताकि वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवा सके। फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज़्यादा एनर्जी उसको दी है। मीन्स आपको आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो अगर मुझे 10 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मुझे 10 फोटोन देने होंगे। 10 फोटोन का मतलब मेरे पास एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। और एनर्जी डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, तो दैट मीन्स इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट होंगे किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो ये दो पर्टिकुलर कंडीशंस हैं किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन देता है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी एक्सप्लेन करता है। जैसे कि हमें इक्वेशन 2.7 में यहाँ गिवन है एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एच न्यू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हमने उस पर फॉल कराई, इक्वल्स टू एच न्यू नोट। एच न्यू नोट इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें चाहिए थी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हमारे पास कोई भी एनर्जी सोर्स ज़्यादा एनर्जी का है थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन से, तो वो जो बची हुई एनर्जी है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इक्वेशन 2.7 विल prove law of conservation of energy and for this equation Einstein got the Nobel Prize। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ये भी शो करता है कि अगर हमें अलग अलग एनर्जी सोर्स चाहिए एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जगह फिक्स नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह नहीं है, हर इलेक्ट्रॉन अपनी एक अलग पर्टिकुलर जगह पर है और वो डिस्टेंस मैटर करता है दैट हाउ मच एनर्जी वी रिक्वायर टू इजेक्ट दैट इलेक्ट्रॉन, और वो एनर्जी हमें फोटोन से पता चलती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये आइडिया मिला कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के अराउंड वो अलग अलग जगह पे है और वो जो पोर्शन है वो फिक्स है। यहाँ से बोहर ने आइडिया कंक्लूड किया दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स एनर्जी ऑर्बिट, और इसी एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाते हैं। दूसरा जो ड्यूअल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, कि एक तो वो वेव की तरह बिहेव करती हैं, दूसरा वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं, तो इसी को हम ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर ऑफ बोथ टाइप, दे हैव वेव नेचर ऑल्सो एंड दे हैव द पार्टिकल नेचर ऑल्सो। अब इसी को
इसी के एविडेंस में हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस ऑर्बिट में है। उसको स्टडी करने के लिए हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प ली। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली उन रेडिएशंस की एनर्जी को प्लॉट करता है कि आपने कोई भी एनर्जी डाली तो उसमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी आपकी एब्जॉर्ब हुई है, मीन्स कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है और कौन सा एज इट इज़ बाहर निकल गया है। इसकी पिक्चर को हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। स्पेक्ट्रा दो तरह का है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वो जो एब्जॉर्ब्ड फोटोन को शो करता है कि ये फोटोन एब्जॉर्ब हो गए हैं और बाकी एज इट इज़ निकल गए हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा इसके रिवर्स है कि वो ये शो करता है कि एक मेटल सरफेस ने ये फोटोन तो एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी बची हुई एनर्जी आपको एमिट कर दी, तो आप सिर्फ एमिटेड फोटोन को देख पाएंगे, एब्जॉर्ब्ड फोटोन को नहीं देख पाएंगे। तो किसी भी स्पेक्ट्रम में हमें एक्चुअली क्या दिखते हैं, कलर्ड लाइनें दिखती हैं। अगर वो लाइन है एग्जैक्टली तो वो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब को शो करेंगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक क्लियर कट लाइन की बजाय एक पोर्शन सा दिखाई देता है कि इतने में रेड पोर्शन है या ब्लू पोर्शन है या ग्रीन। उस सेपरेशन को कि एक लाइन की बजाय हमें एक पर्टिकुलर एरिया दिखा है, उन्हें हम बैंड्स बोलते हैं। और जितना कम एनर्जी डिफरेंस के फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं उतना ही ये बैंड्स बड़े होते चले जाते हैं, तो उसको हम कॉन्टिन्यूम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। बेसिकली हमारी स्टार्टिंग होगी लाइन स्पेक्ट्रम से। लाइन स्पेक्ट्रम मीन्स हमें एग्जैक्टली पता चले कि इस एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी। वो एनर्जी उसकी फिक्स्ड पोजीशन को बताएगी कि ये न्यूक्लियस से इतनी दूर लाई करता है। तो जो लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का, वो हमें हेल्प करता है किसी भी एटम को क्लियरली एक्सप्लेन करने में कि एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से लाई करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसीलिए उसको स्टडी करना इजीली हो पाया। तो हम हर चीज़ को लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेट करके देखते हैं। अब ये कैसे हुआ कि यहाँ आपको फिगर में दिखाया गया है कि हम किस तरह से एटॉमिक एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं। यहाँ हमें शो किया गया है कि कोई भी एक सैंपल है आपके पास और उस सैंपल के पास बहुत सारी एनर्जी है, उसका टेम्परेचर है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगा। उन रेडिएशंस को हमने यहाँ एक किसी भी मेटल की प्लेट के ऊपर डाला, तो जब वो रेडिएशंस इस मेटल सरफेस से निकल के बाहर आई तो हमने उसको प्रिज्म के थ्रू स्टडी किया। हमने पढ़ा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट कि कोई भी वाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास होती है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। तो हमने ये देखा कि वो जो पैटर्न हमें मिला है स्क्रीन पे, क्या उसमें कोई भी कलर मिसिंग है या हमें सेम 7 कलर्स मिले हैं। तो इसकी हेल्प से हम एमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ एमिशन स्पेक्ट्रा हमें शो भी किया गया है कि इसमें ब्लू कलर है, ग्रीन है, येलो है एंड देन रेड। कुछ पोर्शन बीच में ब्लैक है, वो हमें ये शो करता है कि ये पार्ट जो है फोटोन, ये एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो गई है और बची हुई एनर्जी को इस मेटल ने एमिट कर दिया है। तो यहाँ से हम उन फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी से हमें वेवलेंथ भी पता चलती है, एनर्जी भी पता चलती है और इस एनर्जी की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि कितना गैप है इलेक्ट्रॉन्स में। ये पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी है एमिशन। एब्जॉर्प्शन भी होता है कि आपने कोई भी सेकंड फिगर में हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो किया गया है कि कोई भी आपके पास एक वाइट लाइट का सोर्स था जिसको आपने एक सैंपल के ऊपर डाला, तो उस सैंपल से निकलने वाली लाइट को जब हमने स्टडी किया तो ये देखा कि क्या इसमें सेम 7 कलर्स हैं या कोई भी कलर ज़्यादा है या कम है।
तो मीन्स कौन कौन से कलर जो हैं वो आपके एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, उनको हम फिर सिमिलरली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में उस पैराग्राफ में रीड करते हैं। इसके बेस पे एक रिलेशन बनाई बोहर ने, और वो रिलेशन है हमारी यहाँ इक्वेशन 2.8 कि जब अलग अलग एनर्जी के फोटोन डालते हैं तो अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रा आता है, और उसके बेस पे उसने ये एक रिलेशन निकाली दैट न्यू बार इज इक्वल्स टू 109.677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। न्यू बार इज वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, 1 by wavelength इज वेव नंबर, और उसने ये कहा कि n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग उसने सीरीज़ बनाई कि इतनी एनर्जी से इतने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसमें इतना गैप था, नेक्स्ट एनर्जी का फोटोन डालेंगे तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे होंगे। तो उस बेस पे उसने जो है वो एक टेबल बनाई दैट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो उसका जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलेगा, और उसको उसने लाइमन सीरीज़ का नाम दिया। अगर कोई भी सेकंड ऑर्बिट में है देन बाल्मर सीरीज़, थर्ड, फोर्थ पास्कन एंड सो ऑन। तो इस तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रा की हेल्प से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड किस तरह से लाई करते हैं, और इन सभी को कंक्लूड करके फिर बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो डिज़ाइन हुआ दैट एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं, हर ऑर्बिट का नंबर फिक्स है, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, और इलेक्ट्रॉन्स इन फिक्स एनर्जी ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं। वो अपनी एनर्जी ऑर्बिट्स को छोड़कर तभी जा सकते हैं जब उनको कहीं से एनर्जी सोर्स मिले। तो अगर हम बाहर से कोई भी फोटोन डालते हैं और उस फोटोन के पास उतनी एनर्जी है कि वो दो ऑर्बिट के बीच के गैप को कवर अप कर पाए, तो वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। एंड हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, इट इज़ रिटन हेयर इन इक्वेशन 2.10 दैट h न्यू इज डेल्टा E मीन्स E2 माइनस E1 बाय h। एक एनर्जी ऑर्बिट है E1, एक एनर्जी ऑर्बिट है E2, तो E2 माइनस E1 का जो गैप है वो हम h न्यू से कवर करेंगे, और वो h न्यू एनर्जी जो है वो उस पर्टिकुलर फोटोन की होगी जो आपने उसके ऊपर एमिट किया है। इस तरह से बोहर्स एटॉमिक ऑर्बिट जो है, एटॉमिक मॉडल जो है वो डिज़ाइन किया गया। इसके अलावा बोहर ने उन एनर्जी ऑर्बिट्स को स्पेसिफाई करने के लिए उनको कुछ पर्टिकुलर नेम दिए, एंड दीज नेम्स आर नेम्ड एज क्वांटम नंबर। बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स आर देयर, n, l, m एंड s। n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि ऑर्बिट का नंबर कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। देन उस ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट इज़ l। क्या उसके पास कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, वो होगा मैग्नेटिक मोमेंट। क्या उसके पास कोई भी स्पिन होगी कि इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। सो दीज आर बेसिकली 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स विच डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। और किसी भी मेटल से या किसी भी एटम से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कौन सी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, वो इक्वेशन हमारे पास है 2.13 दैट इज़ Rn बाय 1/n स्क्वायर। Rn मीन्स रेडबर्ग कांस्टेंट जो सभी के लिए फिक्स है, और n मीन्स ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है एंड सो ऑन। तो इस तरह से बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो कम्प्लीटली डिज़ाइन हुआ है।